नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश एपिसोड पर, जहां पर हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के मसले पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बेहद बड़ी बैठक कर ली है। इसके बारे में पूरी डिटेल आ चुकी है, बात करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालत बेहद ज्यादा गंभीर हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री और एलजी और साथ ही साथ सीएम की यहां पर हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। आप सभी को बताएंगे ये मीटिंग जो है कब की जाएगी और साथ ही में यहां पर कौन कौन से बड़े फैसले किए जा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि दिल्ली के 90% व्यापारी बोले कि बंद कर दिए जाएं सारे बाजार। जी हां, खैर आपसे भी पूछते हैं कि यहां पर बाजारों को बंद किया जाना चाहिए या फिर नहीं दिल्ली के अंदर, आपकी क्या राय है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल की जो है मुलाकात तो होने ही वाली है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, क्या कुछ यहां पर पूरी रिपोर्ट है। साथ ही में बता दें कि नेपाल की संसद ने दी विवादित नक्शे की मंजूरी। जी हां, भारत ने भी यहां पर बेहद सख्त जवाब दिया है। तो बात करेंगे कि आखिरकार भारत ने कौन सा यहां पर बेहद सख्त जवाब दे दिया है नेपाल को, और पूरी डिटेल भी बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि यहां पर कोविड-19 के फैलने का सबसे बड़ा जरिया हो सकती है हवा। जी हां, इसके बारे में किसी ने आज से पहले सोचा नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि हवा से भी यहां पर फैल सकता है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने बेहद बड़ी बात बताई है और बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर भी सरकार बेहद ज्यादा चिंता में पड़ चुकी है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एग्जाम्स थे जो कि जुलाई में कंडक्ट किए जाने थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश की क्या स्थिति चल रही है, इसको लेकर भी बेहद बड़ी खबर है और क्या कुछ यहां पर बेहद बड़े फैसले किए जा सकते हैं परीक्षाओं को लेकर, आप सभी को बताएंगे। और इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि देश में अनाज को लेकर बेहद बड़ी खबर है। क्या अनाज की कमी हो चुकी है, यहां पर कौन सी पूरी डिटेल है अनाज को लेकर, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि इन राज्यों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं, पूरी डिटेल बताएंगे। और आपको बताएंगे वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर यहां पर मॉनसून जो है वो पहुंच सकता है। और साथ ही में आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट यात्रियों को यहां पर सरकार का एक बेहद बड़ा फरमान कि जी हां, अगर आपके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट है कोरोना नेगेटिव का, तभी आपको साथ में लाना है और उसके बाद ही आपको यात्रा करने दिया जाएगा। और साथ ही बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी हथियाने के लिए 1 दर्जन सीटों पर ताकत झोंकने वाली है बसपा। जी हां, बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेंगे। और साथ ही में बता दें कि हमने आज से पहले भी आपसे एक न्यूज शेयर की थी कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस साल हज की यात्रा यहां पर शायद ना हो, लेकिन आपको बता दें कि पूरी डिटेल यहां पर निकल कर आ चुकी है कि इस साल यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। तो बने रहिएगा, आज हम यहां पर इन्हीं सारी बेहद बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले। अब चलिए सीधा चलते हैं आज की महत्वपूर्ण और सबसे पहली बड़ी खबर पर। जी हां, आप सभी को बता दें कि यहां पर पीएम मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा हालात और साथ ही साथ महामारी के संदर्भ में कई तैयारियों की यहां पर समीक्षा भी की गई है। और पीएम ने यहां पर कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने अस्पतालों और यहां पर आइसोलेशन केंद्रों में भी बेड्स की शहर और यहां पर जिलेवार जरूरतों पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का संज्ञान भी लिया है। और बैठक में दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों महामारी के संदर्भ में हालात का जायजा भी लिया गया है। यानी कि आपको कुल मिलाकर बताया जाए तो यहां पर पीएम ने जितने भी राज्य हैं और प्रदेश हैं उन सभी के यहां पर क्या स्थिति चल रही है, क्या हालात चल रहे हैं, उसका जायजा लिया है। यानी कि अभी जानकारी जुटाई गई है कि क्या क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन हम आप सभी से पूछते हैं कि आप जहां भी रहते हैं, जिस भी गली मोहल्ले में, वहां पर क्या स्थिति है, कितने लोग संक्रमित हुए हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बेहद ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इसी के मद्देनजर जो दिल्ली के एलजी अनिल बैजल हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ एक अहम बैठक यहां पर करने वाले हैं। और यह बैठक रविवार को गृह मंत्री के दफ्तर में होने वाली है। और समाचार एजेंसी एनआई के द्वारा मिली जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि इस बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं। और यह मीटिंग जो है सुबह 11 बजे होने वाली है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली में शाम को एक और अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कि कई लोग मौजूद रहेंगे। और यहां पर गृह मंत्री कार्यालय ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए यहां पर 14 जून को शाम 5 बजे दिल्ली नगर निगम के मेयरों के साथ भी बैठक करेंगे। यानी कि आपको बता दें कि फिलहाल के लिए बेहद सारी बैठकें होने वाली हैं, बेहद बड़ा फैसला आने वाला है। क्या यहां पर बेहद बड़ा लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जा सकता है,
इसके बारे में हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से आपको बेहद बड़ा लॉकडाउन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये सारी चीजें जितनी भी खुली हुई हैं वो सारी चीजें फिर से बंद हो जाया करेंगी। जितने भी दर्शक हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं उन सभी से पूछना चाहेंगे, आपकी यहाँ पर क्या राय है कि यहाँ पर एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू कर देना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि आप यहाँ पर देश की स्थिति को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबकी राय अलग हो सकती है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर कि नेपाल की संसद में नए मानचित्र को शामिल करने के लिए यहाँ पर पेश संवैधानिक संशोधन बिल शनिवार को पारित हो चुका है। नए यहाँ पर मानचित्र में भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 इलाकों को यहाँ पर काला पानी, लिपुलेख और साथ ही में यहाँ पर लिम्पियाधुरा को शामिल कर दिया गया है। निचले सदन में विपक्षी नेपाली कांग्रेस और साथ ही साथ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की 3री अनुसूची में संशोधन में संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन भी दिया है। वहीं नेपाल के इस कदम पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस मामले में अपना पक्ष साफ कर चुके हैं। इस तरह का कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह कदम सीमा मुद्दे पर आपसी बातचीत और समझ के खिलाफ भी है। साथ ही बता दें कि भारत और नेपाल के रिश्ते सीमा विवाद के कारण तनावपूर्ण चल रहे हैं और भारत इस नक्शे पर लगातार आपत्ति भी जता रहा है। और नेपाल ने यह विवाद तब शुरू किया था जब भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने वाली भीड़ मार्ग पर सड़क बनाते हुए चीन सीमा तक यहाँ पर गाड़ी से पहुंचने की उपलब्धि का उद्घाटन कर दिया था। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना वायरस का सितम दुनिया भर में लगातार जारी है और इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक ताजा स्टडी में कहा है कि कोविड-19 वायरस के फैलने का सबसे बड़ा जरिया और इस बीमारी के फैलने का प्रमुख जरिया हवा हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि पीटीआई की खबर के मुताबिक एक स्टडी में दुनिया भर के इस महामारी के 3 प्रमुख सेंटर में वायरस के प्रकोप का आकलन भी किया गया है। और बता दें कि केमिस्ट्री में यहां पर 1995 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मारियो जे मेलिना, जी हां, ये इनका नाम है, इनके समेत दूसरे वैज्ञानिकों ने भी महामारी के 3 सेंटर चीन के वुहान, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर और साथ ही साथ इटली में इस संक्रमण के रुझान और कंट्रोल के लिए उठाए गए कदमों का आकलन करके कोविड-19 के फैलने के माध्यमों का आकलन भी कर दिया है। आपको बता दें कि रिसर्च करने वालों ने चिंता जताई है कि यहाँ पर WHO लंबे समय तक केवल संपर्क में आने से होने वाले संक्रमण के रोकने पर जोर देता रहा है और कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलने के तथ्य को नजरअंदाज करता आ रहा है। और साथ ही में आपको बता दें कि पत्रिका यहाँ पर उनमें एक स्टडी के आधार पर उन्होंने कहा है कि हवा से होने वाला प्रसार सबसे ज्यादा संक्रामक है और इस बीमारी के प्रसार का प्रमुख जरिया भी है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर नाक से सांस लेने से वायरस जो है वो सांस लेने के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी स्टडी से पता चलता है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने में दुनिया इसलिए नाकाम हुई है क्योंकि उसने हवा के जरिए वायरस के फैलने की गंभीरता को पहचाना ही नहीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क लगाकर बीमारी को फैलने से रोकने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो कुछ अलग ही निकल कर आती है और वो भी तब आती है जब यहाँ पर जो महामारी है वो पूरी अच्छी तरीके से फैल चुकी है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर अगर हवा के जरिए ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर इंसान को क्या करना चाहिए? अब चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिंता बढ़ा रखी है। वह इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि परीक्षाओं को अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज ही होती जा रही है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक है। और आपको बता दें कि इसको लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और साथ ही साथ गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देते हुए ये राय मांगी है। और आपको बता दें कि मंत्रालय का साफ कहना है कि वह कोई भी फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद ही लेगा। इसी बीच जुलाई में जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उनमें 10वीं, 12वीं और साथ ही साथ CBSE और कई अन्य बोर्ड्स की परीक्षाएं शामिल हैं। और आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं यहां पर बाकी हैं। और बता दें कि मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर तैयारियां जो है वो आखिरी चरण में हैं। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो सेंटर्स बनाए गए थे परीक्षाओं के लिए, उनके सेंटर की संख्या बढ़ा दी गई है। 5000 से अब 13000 परीक्षाओं के सेंटर बना दिए गए हैं। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो भी कोई मेन फैसला है, अंतिम फैसला है, वो यहाँ पर 20 जून के बाद ही निकल कर आ पाएगा। इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि इन राज्यों में अच्छी बारिश होने वाली है। एक बार फिर से मौसम सुहावना होने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि मानसून का यहाँ पर क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय है। हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन भी बना हुआ है। वहीं दिल्ली NCR के आसपास भी पूर्वी हवाएं काफी अधिक नमी के साथ में यहाँ पर आ रही हैं। और साथ ही में बता दें कि इसके चलते शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और
उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आसपास इलाकों में यहाँ पर काफी ज्यादा तेज से हवाएं चल रही हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर हवाओं के साथ बारिश भी दर्ज की जा सकती है। और मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, गुजरात और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश दर्ज की जा सकती है। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। और आपको बता दें कि जल्द ही मौसम जो है वो बेहद ज्यादा सुहावना होने वाला है। बारिश हो सकती है कुछ ही यहाँ पर दिनों में। जी हाँ, अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी हथियाने के लिए 1 दर्जन सीटों पर ताकत झोंकने वाली है बसपा। जी हाँ, पूरी रिपोर्ट बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदें यहाँ पर परवान पर चढ़ चुकी हैं। सत्ता की चाबी हथियाने के लिए उसने ग्वालियर, चंबल संभाग की यहाँ पर 16 में से 12 सीटों पर पूरा जोर लगाने की रणनीति को तैयार कर लिया है। और बसपा पूर्व में इनमें से ज्यादातर सीटों पर काबिज रह चुकी है। साथ ही बता दें कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश इकाई को जिताऊ उम्मीदवारों को ढूंढने का टारगेट दिया है। और साथ ही में बता दें कि 1.5 साल पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा ने 228 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे उम्मीदों के यहाँ पर विपरीत मात्र 2 सीटें, जी हाँ, मात्र 2 सीटों पर ही सफलता मिली थी। आपसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से इस बार क्या कुछ रणनीति रह सकती है मायावती की, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मायावती को कितना लाभ पहुंचेगा जरूर कमेंट करें। अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। देश में नहीं है अनाज की कोई भी कमी, सरकारी गोदामों में 800 लाख टन से भी ज्यादा भंडार है मौजूद। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे तथ्य या फिर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि यहाँ पर भारत जो है एक बार फिर से गरीब बनने वाला है। हमारा जो पड़ोसी देश है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, यानी कि पाकिस्तान, जी हाँ, उसने भी कहा था कि वो शायद भारत की मदद कर सकता है। उसके पास खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन आप सभी को सच्चाई पता है क्या कुछ यहाँ पर पाकिस्तान की खबर है। लेकिन खैर छोड़िए अब इस बात को, अब चलते हैं पूरी रिपोर्ट जानते हैं कि भारतीय खाद्य नियम यानी कि FCI के पास मौजूदा समय में 11 नहीं, जी हाँ, आपको बता दें कि 811.69 लाख टन खाद्यान्न का स्टॉक उपलब्ध है। जी हाँ, फूड ग्रेन्स स्टॉक, जी हाँ, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। और आपको बता दें कि खाद्य कानून और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के तहत जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त भी है। यानी कि आप सभी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर अनाज खत्म हो सकता है, वो भी भारत में, क्योंकि यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि भारत में बेहद सारा अनाज मौजूद है। अब दोस्तों केरल में यहाँ पर बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि केरल के बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है कि मध्य पूर्वी देशों से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए आने वाले यात्रियों को केरल में आने की इजाजत तभी दी जाएगी जब वे कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ में लेकर आएंगे। उनके लिए कोरोना टेस्ट फ्लाइट से पहले कराना जो है अनिवार्य होगा, यानी कि जो फ्लाइट है उससे पहले कोरोना का टेस्ट कराइए, आपका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है तभी आपकी जो है यात्रा हो पाएगी। खैर आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस साल हज यात्रा रद्द करने पर विचार कर रहा है सऊदी अरब। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यात्रा जो है वो रद्द भी हो सकती है। और आपको पूरी डिटेल बता दें यहाँ पर क्या कुछ खबर है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सऊदी अरब इस साल हज की यात्रा स्थगित करने पर विचार कर रहा है। और आप सभी को बता दें कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और सऊदी अरब के हज और यहाँ पर उम्रा मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से ब्रिटेन के दैनिक फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि मामले का यहाँ पर सावधानी पूर्वक अध्ययन भी किया जा रहा है और कई परिस्थितियों पर विचार भी किया जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब हज यात्रा के आने वाले के जो भी जितने भी लोग हैं, बेहद बड़ी संख्या में लोग जो आते हैं उनमें भारी कटौती भी कर सकता है। और यदि इस साल यहाँ पर हज की यात्रा अगर रद्द हो जाती है तो 1932 में राजवंश की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा होगा। खैर हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि हज की यात्रा स्थगित हो या फिर ना हो, नीचे कमेंट ध्यान से सोच कर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।